गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके सर। हिंदी व्याकरण के इस दूसरे वीडियो में हम लोग वर्ण विचार को कवर करेंगे। ओके, वर्ण विचार ये जो है ग्रामर के पहला भाग है। हम लोग जो व्याकरण पढ़े थे ना पिछले वीडियो में, और देखे थे कि व्याकरण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्याकरण के 5 भेद, उसमें से सबसे पहला था वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार था। दूसरा शब्द विचार था। तीसरा वाक्य विचार था। छंद विचार था और चिन्ह विचार था। ठीक है, तो ये व्याकरण के सबसे पहला भाग है वर्ण विचार। ओके, तो वर्ण विचार को हम लोग देखते हैं। ओके, वर्ण विचार को अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ इमेज दिया गया है पेड़ और आम का। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि ऊपर बने चित्रों को देखकर जब हम उनके नाम पढ़ते हैं तथा उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है जो क्रम से इस प्रकार होती है। ओके, तो ये हम यानी कि शब्द का जो निर्माण होता है छोटी छोटी ध्वनियों से होता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसे पेड़ हो गया, आम हो गया। ओके, कह रहा है कि इन ध्वनियों के परस्पर मेल से शब्द का निर्माण होता है, अर्थात शब्द कई ध्वनियों की मेल से बनता है। ओके, अब देखिए यदि बाय द वे ध्वनि के परिभाषा अगर कोई पूछे या हमें ज़रूरत पड़े तो कैसे देंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ओके, इसे याद रखिएगा। आफ्टर देन है वर्ण के बारे में, अल्फ़ाबेट कहते हैं। देखिए वर्ण का परिभाषा कैसे हम देंगे। भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनियाँ या ध्वनि चिन्ह जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनियाँ तथा ध्वनि चिन्ह जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हम इसको क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और अ उदाहरण दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिया भी गया है, देख लीजिए। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और आदि वर्ण। ठीक है, और एक और यहाँ पे एक परिभाषा देख लीजिए, वर्णमाला के दे रहा है। कह रहा है कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ओके, आगे चलिए देखते हैं। अब जो हो गया वर्ण के भेद। वर्ण के भेद एग्जाम में पिछली बार पूछा हुआ था 2020 में। ओके, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब देखिए सबसे पहले स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़े तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। कह रहा है कि इनके उच्चारण में हवा मुख से किसी भी भाग से नहीं टकराती है और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और इनकी संख्या 11 होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण जो होता है कौन कौन सा होता है, 11 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि री इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है संस्कृत से आए शब्दों में। अर्थात इसमें कह रहा है कि अर्थात तत्सम शब्द में होता है। ओके, देखिए और री का उपयोग हम कब करते हैं, इसका प्रयोग। ठीक है, देख लीजिए ऋषि, ऋण, ऋतु। ठीक है, कृपा, कृष्ण, दृश्य, सृष्टि, ऐसे शब्दों को निर्माण के लिए हम री का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अंग आ, ये जो है ये भी स्वर के अंतर्गत ही हम लोग मानते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ये स्वर ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ओके, देखिए कह रहा है इन दोनों का स्वरों की तरह उच्चारण नहीं होता है, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। इन्हें न तो पूरी तरह से स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाहक। याद रखिएगा, अंग और अ जो है आफ्टर साउंड कहा जाता है, अयोगवाहक। ओके, अंग जो है इस अनुस्वार है, नासम कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। यह व्यंजन के 5 वर्णों के अंतिम वर्णों के स्थान पर आता है। हाँ, जो वर्ग के 5 है ना, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
यानी कि इनके पांचों जो इन वर्गों के पांचवा वर्ण जो होता है अंग, य, न, र, ठीक है, तो वो सभी वर्ण जो हो ना इन यानी कि अनुस्वार से उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है, पांचों बार अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। ओके, ये देखिए आगे कह रहा है इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग यानी कि इसे इस प्रकार के प्रयोग किया जाता है जैसे अतः, प्रातः आदि। ठीक है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। ओके, ये देखिए ठीक है, यह केवल अंग्रेजी के शब्दों में ही आता है जैसे कि डॉक्टर, कॉफी, बॉल इत्यादि। इसे आगत स्वर कहते हैं। ओके, आगत स्वर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे हम देख लेते हैं एक बार फिर से रिव्यू करके। हम लोग यहाँ पर सीखे आफ्टर साउंड, अयोगवाहक सीखे। अंग अह को आफ्टर साउंड कहा जाता है। ओके, इसे ना तो व्यंजन कहा जाएगा ना ही स्वर कहा जाएगा। फिर देखिए अंग यानी कि अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और इसे हम विसर्ग कहते हैं। ओके ओके, और ये जो आगत स्वर, ठीक है, आगत स्वर, यह आगत स्वर है। ओके, जो अंग्रेजी के वर्ड में यूज होते हैं। आगे देखते हैं हम मात्रा के बारे में। साइन क्या है? ठीक है, देखिए मात्रा, साइन, ठीक है, हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ उसका रूप भी मात्रा कहलाता है। ओके, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। स्वर और उनकी मात्रा है। ये हमारा स्वर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। और ये उसकी मात्राएं हो गई। और ये उसका उदाहरण हो गया शब्द जैसे 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 यहाँ पे देखिए अ में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, कल। ओके, देखिए यहाँ पे कार बोला गया तो इसमें मात्रा है। ठीक है, मात्रा अकार मात्रा है। ठीक है, इसमें ई, इसमें देखिए किस, यानी कि इसमें हर्षी की मात्रा है। इसमें देखिए किल, इसमें दीर्घी की मात्रा है। इसमें ऊ कुछ, तो इसमें हर्षु की मात्रा है। एक कूद यानी कि दीर्घ की मात्रा है। ओके, तो ये मात्राएं होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, रचना के भेद उनके उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्ष स्वर के बारे में। ओके, हर्ष स्वर को हम हर कह सकते हैं सबसे छोटा स्वर। हर्ष माने छोटा होता है, यानी कि हर्ष माने छोटा। तो देखिए इसको शॉर्ट वावल कहते हैं। जिन मनों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, अ, यू, री। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा हर्ष स्वर है, इसलिए आप इसको चारों को याद रखिएगा। ओके, चलिए दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ के मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ओके, हाँ जी, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। इसको अंग्रेजी में हम लॉन्ग वॉवेल कहते हैं। जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अ की तुलना में अगर हम बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा में समय लग रहा है। ओके, इसलिए यह दीर्घ स्वर है। और इनकी संख्या जो होती है 7 होता है, याद रखिएगा। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है। ओके, चलिए अब देखते हैं प्लुत स्वर। इसको लॉन्गर वावल कहते हैं। लॉन्गर ईयर कंपेयर किया गया, मैंने कि ये सबसे बड़ा। प्लुत का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ा। ओके, सबसे बड़ा। जिन आगे कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यह केवल एक है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका चिन्ह ओम है। ठीक है, प्लुत स्वर, प्लुत शब्द का उदाहरण ओम यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, ये इसके ओम है, इसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी के तुलना में अ के तुलना में, आ के तुलना में ओम में देख लीजिए उच्चारण करके सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। ओके, तो ये प्लुत स्वर हो गया। अब देखिए हम अब व्यंजन को देखेंगे। स्वर हमारा 3 था, वो खत्म हो गया।
अब हम व्यंजन को देखेंगे। ओके, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है तथा जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाती है। ओके, व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। व्यंजनों के स्वर रहित रूप में हलंत लगाकर लिखा जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ओके, चलिए ये जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, स्वर रहित नीचे लिखे टेढ़ी रेखा हलंत कहलाती है, ये इसे नोट करिएगा। और ये व्यंजन वर्णमाला है, इसमें वर्ग, देखिए वर्ग के बारे में बात करें ना, एक क वर्ग है, एक च वर्ग है, एक ट वर्ग है, एक त वर्ग है, एक प वर्ग है। इसमें देखिए वर्ग के पहला भाग है, वर्ग के दूसरा भाग है। ओके, वर्ग के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा भाग। ये पांचवा भाग ही अनुनासिक कहलाता है। ओके, अनुनासिक। ओके, या इन वर्णों का हम नासिका से उच्चारण करते हैं। ओके, इसमें ये जो क ख क ख ग, ठीक है, यानी कि पहला बार दूसरे यानी कंठ से उच्चारण किया जाता है इसको। एक क वर्ग को कंठ से उच्चारण किया जाता है। घ, देखिए यहाँ पे अगर हम प की बात करें, प वर्ग तो ओर से होता है। त वर्ग की बात करें तो हम इसे त यानी दंत दंत से होता है। ट तालु से होता है। च तालु, च तालु से ही होता है इसका उच्चारण। ठीक है, तो उच्चारण स्थान भी पूछे तो आप लोग देख लेना। ओके, और हाँ, ये सभी जो है ना स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर के यानी कि प वर्ग तक, यानी क से लेकर के म तक। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होता है। ओके, ये देखिए जो यानी ये अंतस्थ यरलव को उस व्यंजन आगे हम लोग देखेंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यंजन के प्रकार। ओके, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन उच्चारण के दृष्टि से व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। ओके, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करें तो स्पर्श व्यंजनों में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक को हम क्या कहते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन, यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ओके, क वर्ग से प वर्ग तक। ओके, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ओके, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसे इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। ओके, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल तथा व। ओके, क्या है, स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, हम अंतस्थ कहते हैं। ओके, चलिए उस व्यंजन के बारे में। सिबिलेंट्स, देखिए इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे हम उस व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। तलाप्सम, दंसा, दंसा, हा। ओके, तलाप्सम, दंसा, दंसा और हा, इनकी संख्या 4 होती है। ओके, चलिए संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्वाइंट कॉन्सोनेंट होता है। ये दो व्यंजनों से के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए छ हो गया, यहाँ पे त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया। ओके, क हलंत मूर्धन्य छ बना, ज हलंत जो यहाँ से ज्ञ बना, त हलंत जो र से त्र बना, स हलंत जो र से स्र बना। ओके, चूंकि ये 2 वर्णों के युग से बना है इसीलिए इसे हम संयुक्त कर रहे हैं। ओके, और इनकी संख्या 4 होती है। छत्रज्ञ और स्र, छत्र संयुक्त व्यंजन है, छत्रज्ञ और स्र। ओके, अनुनासिक देख लीजिए, इनका उच्चारण में वायु और मुख नासिका दोनों से निकलते इनका चिन्ह ये होता है तथा अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है, जैसे चांदी, सांप, आँख इत्यादि। ओके, अनुनासिक के बारे में। ओके, अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा संयुक्ताक्षर व उनके लिखने की विधि बताया गया है। जैसे एक से अधिक व्यंजन जब जोड़ करके लिखे या बोले जाते हैं तो वे व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। याद रखिएगा, यदि कोई पूछे कि संयुक्ताक्षर
व उनके लिखने की विधि यानी संयुक्ताक्षर क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर लिखे या बोले जाते हैं तो वे व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे पक्का, बच्चा, चक्की, ध्यान, विद्या इत्यादि। ओके, ये सब तो बेसिक जानकारी है पाई हटाकर, ठीक है। इससे बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके ओके, बाकी वर्ण विच्छेद जो है ना, हिजे या वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद करने के लिए एक एग्जाम में काफ़ी लो लेवल हो गया, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी नहीं है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग आज व्यंजन वर्ण तक देख लिए। व्यंजन के 5 भेद होते हैं, यहाँ तक देख लिए, और व्यंजन के बाद में संयुक्ताक्षर को भी देख लिए। ओके, तो हम अगला वीडियो जो है ना हमारा होगा वर्ण विचार, यानी कि समाप्त हो गया। मैं वर्ण विचार के अंतर्गत हम व्यंजन समाप्त कर दिए, और अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार, शब्द विचार हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, या फिर हमें वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।